Hello dear students, my name is Dr. Shivani Gupta and welcome to my channel Inked in Maths. So in today's video we are going to discuss about previous year questions from IIT JEEE from chapter 1. I have already discussed the theory part in my YouTube channel. I have linked all the videos in the description box. So today we'll start with the some previous year questions. So first question is, if A, B and C are three sets such that A intersection B is equals to A intersection B and A union B is equals to A union C, then we have to select which one is the correct option. So let's see what we can conclude from the given results. So first आपको क्या statement given है कि this A union B is equals to A union C, ठीक है. तो what we can do is, first we take intersection with C from on both sides. ठीक है. Now we use the distribution law. So what the distribution law says that this integration can be distributed over this union. ठीक है. This we have already discussed in the theory part, the distributive law. So from that property, this statement will become A intersection C union B intersection C equals to A intersection C यूनियन सी इंटरसेक्शन सी. तो बेसिकली हमने करा क्या, ये हमें स्टेटमेंट गिवन था, हमने दोनों साइड सी से सी के साथ इंटरसेक्शन लिया है, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया. ठीक है, तो उसके लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बीच में आ जाता है और बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन. अभी क्या है, सी इंटरसेक्शन सी. तो दो सेम सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो यू विल अगेन गेट द सी सेट. अब थोड़ा सा हमें राइट हैंड साइड को देखना है. पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और सी का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है. मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करूं तो ये मेरा एक सेट ए है और ये मेरा एक सेट सी है. सो दिस इज ए सेट एंड दिस इज सी सेट. तो पहला क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी. तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब इनका कॉमन पार्ट, तो ये आपका कॉमन पार्ट हो गया. फिर मुझे क्या करना है, उसका सी के संग यूनियन लेना है. तो यूनियन में क्या होता है, हमें पूरा पूरा लेना होता है, मतलब ए इंटरसेक्शन सी भी लेंगे और संग में बाकी बचा हुआ सी सेट भी लेंगे. तो ये पूरा हो जाएगा हमारा यूनियन. तो ये मेरा डिजायर्ड पार्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी सेट के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये मुझे रिजल्ट मिला है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब इसी को मैं सिमिलर लाइन पे मूव करूंगी. सेम रिलेशन लिखते हैं जो हमें गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी. तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा था, सी के रिस्पेक्ट में इंटरसेक्शन लिया था दोनों साइड. अब मुझे क्या करना है, अब मैं बी के रिस्पेक्ट में इंटरसेक्शन लूंगी दोनों साइड बी सेट से. ठीक है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे. तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी होगा, बट हम उसको बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं, हमें पता है इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट अगर देखूं तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी. जैसे ऊपर हुआ था, सेम सेट का आप इंटरसेक्शन लोगे, दो सेम सेट का तो आपको वही सेट मिलेगा, इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, अब ये देखो जो हमने पहले डिस्कस करा था, ये सेम वही चीज है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी था और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो दोनों में सेम चीज है, जैसे यहाँ पे आपको सी मिला तो यहाँ पे आपको बी मिलेगा. ठीक है, जैसे हमने पहले वेन डायग्राम से दिखाया. और मेरी राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है. तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह आई कैन रिप्लेस दिस बाय ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो ये होगी मेरी इक्वेशन 2. तो अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो हमारे एक एक साइड सेम है और ये किसके इक्वल आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू सी एंड सेकंड इक्वेशन इज इक्वल्स टू बी. तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं फाइनली फ्रॉम 1 एंड 2 दैट दिस बी इज इक्वल्स टू सी. सो माय बी सेट इज इक्वल्स टू सी सेट. इस तरीके से. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें रिलेशन निकालना होगा इन सेट्स के बीच में. तो हमें यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, द सेट बी इज इक्वल टू सेट सी.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी कुछ कुछ सेट के जैसा ही है कि शो डॉट दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। मतलब बेसिकली हमें दो सेट्स के रिलेशन दिखाने हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे करूंगी। सो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा सा वेन डायग्राम से देख सकते हैं। वेन डायग्राम से सेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी हो जाता है, और इस तरीके से यूनियन इंटरसेक्शन ये रिलेशन दिया होता है तो इसको आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मेरे दो सेट है ए और बी, तो पहले उन्होंने क्या करा है, ए इंटरसेक्शन बी लिया है, ठीक है। तो हमें पता है ये वाला जो ओवरलैपिंग पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका हमें यूनियन किससे लेना है, ए माइनस बी से। तो पहले हम ए माइनस बी देखते हैं, ठीक है। ए माइनस बी क्या होता है, ए में से आपने बी को हटा दिया, यानी ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला दिस वन। ए सेट में से जितना बी का पार्ट आ रहा था उसको हम हटा देते हैं, तो ये वाला सेट होता है ये, ठीक है। और इस पूरे का यूनियन ले लेना है, तो यानी ये वाला पार्ट प्लस ये बीच का पार्ट, तो आप यूनियन लोगे तो ये पार्ट हो जाएगा आपका दिस वन। और ये क्या है, सिंपली सेट ए। तो आप वेन डायग्राम से दिखा सकते हो कि ये सेट किसके इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ये वाला पार्ट शो करना है, अगेन हम वेन डायग्राम दिखाएंगे। ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है, ठीक है। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा है ए का यूनियन लेना है किससे, बी माइनस ए से। तो पहले बी माइनस ए देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा बी सेट है, उसमें से मुझे ए को हटा देना है, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला सेट बचेगा, ये सेट, दिस इज माई बी माइनस ए, ठीक है। ये वाला सेट हो गया मेरा, तो दिस सेट इज बी माइनस ए। अब मुझे इसका यूनियन किसके संग लेना है, ए से। तो ए क्या है, ए पूरा ये सेट है, ये मेरा ए सेट है, यहां से लेके यहां तक ये मेरा पूरा ए सेट है। इस पूरे का मुझे यूनियन ले लेना है, तो ये हो जाएगा यूनियन। यूनियन मीन्स पूरा ये सेट और फिर पूरा ये वाला सेट, तो ये मेरा इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। और ये पूरा अल्टीमेटली किसके इक्वल हो गया है, ए यूनियन बी के। तो इस तरीके से वेन डायग्राम की हेल्प से हम ये दोनों रिलेशंस को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई करा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, ये आपको दोनों स्टेटमेंट प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम से नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हम सेट की प्रॉपर्टीज यूज करके शो करेंगे कि ये ए के इक्वल है, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन है, इसको लेके चलते हैं। हमें इस पूरे सेट को ए के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। पहले हमने ये एक स्टेटमेंट लिखा कि A इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। हमें पता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो A का सबसेट होगा, ठीक है। अगर A का सबसेट है तो इस A सेट को मैं किसी सेट B से मैंने उसका ले लिया इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम कॉमन देखते हैं दोनों सेट का। तो अगर A का सबसेट है तो हमने एक इसका B सेट के संग इंटरसेक्शन लिया, यानी हमने इन दोनों का कुछ कॉमन पोर्शन ले लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो भी इस A का सबसेट रहेगा। पहले ये पूरा सेट था, अब इस सेट में से हमने बी सेट एक और लिया और हम दोनों सेट का जो कॉमन हिस्सा था उसको उठा लिया, तो वो एक या तो उसके बराबर ही बनेगा या उससे छोटा सेट बनेगा, तो वो भी हमारा ए का सबसेट होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस सेट का ए से यूनियन ले लूं, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी उस सेट का कॉमन पार्ट होगा और उसका मैंने पूरे ए के संग यूनियन ले लिया, तो ये भी मेरा ए का सबसेट होगा, ठीक है। ए से यूनियन ले रहे हो तो ए से बड़ा तो नहीं हो जाएगा वो सेट, तो वो भी पूरा पूरा ए के अंदर आएगा, तो ये मेरा हो गया ए का सबसेट, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब इसको अगर मैं उल्टा लिखूं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब ए सेट का मैं किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन ले रही हूँ, ठीक है। वो सेट चाहे कोई भी हो, अगर आप यूनियन ले रहे हो तो ये सेट में वो वाला सेट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला सेट इसका सबसेट तो हो गई ना। मतलब आप इस तरीके से समझो कि अगर ये एक सेट है ए, ठीक है, और एक सेट और आ गया बी, और मैंने ले लिया इनका यूनियन, तो ये यूनियन में ये बड़ा सेट हो जाएगा पूरा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये ए जो है वो हमेशा सबसेट रहेगा ए यूनियन बी का, क्योंकि ए तो उसके अंदर आएगा ही आएगा।
तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि एक ए सेट है, उसका मैंने किसी दूसरे सेट के संग यूनियन लिया था, तो ये ए हमेशा उसका सबसेट रहेगा, इसको मैं 2 कह देती हूँ। तो ये पोर्शन ए का सबसेट है और ए इसका सबसेट है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that this A is equals to A union A intersection B। और इसको आप ग्राफ से भी, वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हो, ठीक है। वेन डायग्राम से भी बहुत सिंपल रहता, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, पहले लेना था ए इंटरसेक्शन बी, वो ये पार्ट हो गया, ये ए है और ये बी है, और उसका ए के संग यूनियन लेना था, तो ये फिर पूरा ए इसमें ऐड हो जाता, तो ये किसके इक्वल आ जाता, ए सेट के इक्वल। तो अगर वेन डायग्राम से दिखाते तो और भी इजी था, बट उन्होंने बोला था स्पेसिफिकली कि यू हैव टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से भी दिखा दिया कि ये स्टेटमेंट इक्वल है। ऐसे सिमिलरली आपको सेकंड शो करना है। सेकंड क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। सो ये है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, हियर वी हैव यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन है, किसी सेट का आप खुद से इंटरसेक्शन ले रहे हो, आपको ए ही मिलेगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये जो फर्स्ट वाला जो हमने रिजल्ट प्रूफ करा था ये सेम आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा, ए के। वी हैव प्रूव्ड दिस इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सिंपली प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे हम दोनों रिलेशंस को दिखा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको कोई भी सेट के रिलेशन आते हैं, अगर मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली दैट यू हैव टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, तो आप वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हो। अदरवाइज अगर मेंशन है तो फिर आपको सेट्स की जो प्रॉपर्टीज है उनको, उनकी हेल्प से यू हैव टू शो, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन जी है, तो आपको शो करना है कि ये इंप्लाई नहीं करता, नीड नॉट इंप्लाई कि बी और सी सेट दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो जब भी हमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना होता है या हमें ये दिखाना होता है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है, निगेटिव में रिजल्ट प्रूफ करना होता है, तो हम एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। काउंटर एग्जांपल लेके दिखा देते हैं कि हम एक ऐसा एग्जांपल दिखाएंगे जहां पे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा, लेकिन बी और सी सेट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है वैसे ये क्वेश्चन। मान लो मैंने एक ए सेट ले लिया सिंपल सा 1 2 3 4 5, और एक मैंने बी सेट ले लिया 2 4 7 8, ठीक है, और एक मैंने सी सेट ले लिया 2 4 9, ठीक। सिंपल 3 सेट मैंने कंसीडर कर लिए। अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में मेरा क्या क्या कॉमन है, ओनली 2 and 4, ठीक है। ऐसे ही मैं निकालूंगी ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में भी सिर्फ 2 और 4 कॉमन है, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। बट अगर आप बी और सी सेट्स को देखोगे तो ये इक्वल नहीं है, बट बी इज नॉट इक्वल्स टू सी हेयर, ठीक है। तो मैंने प्रूफ कर दिया या मैंने शो कर दिया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है तो दैट डज नॉट इंप्लाई कि बी और सी सेट हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सो आपको दो सेट्स दे रखे हैं ए और बी, ये ए और बी सेट ऐसे डिफाइन करे हुए हैं, तो आपको देखना है कि इन ए और बी सेट के बीच में क्या रिलेशन है। तो ए सेट क्या डिफाइन करा हुआ है, एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है जहां पे ये रिलेशन है ए और बी में, ठीक है। सॉरी, ए और बी में रिलेशन नहीं है, ए और बी पे एक कंडीशन दी हुई है और यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि कैसे डिफाइन करूंगी मैं ए और बी में कोई रिलेशन। तो जो ए सेट के लिए आपको जो इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन क्या है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस 5 इज लेस देन 1, ठीक है। अब हमें पता होता है कि अगर मुझे दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन 1, इसका मतलब ये होता है कि इस a की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि मॉडुलस में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव कर देता है। ऐसी अगर मान लो कोई इक्वेशन दी है मॉडुलस ऑफ b इज लेस देन 10, तो इसका मतलब ये है कि जो b की वैल्यू है वो -10 और +10 के बीच में लाई करेगी। तो यही सेम चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। ये क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ a माइनस 5 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये a माइनस 5 है इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में आएगी, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों इक्वालिटी को सॉल्व करूं, इन इक्वालिटी को, तो एक तरफ है -1 इज लेस देन a -5, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा कि a इज ग्रेटर देन 5 -1, दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन 4, ये मुझे यहां से मिला। और जो अगर मैं ये वाला साइड सॉल्व करूं, a -5 इज लेस देन 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a इज लेस देन 6, ये 5 उधर चला जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, जो a की वैल्यू है वो तो 4 और 6 के बीच में लाई कर रही है, ये मुझे a के लिए रिलेशन मिला, ठीक है। सिमिलरली आई विल सॉल्व फॉर b। b है मॉडुलस ऑफ b -5 इज लेस देन 1, तो सेम है, ये वैल्यू आपकी जो है दैट विल लाई बिटवीन -1 एंड +1, तो इसको मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिलेगा, b इज ग्रेटर देन 4, सेम चीज है, सेम रिजल्ट मिलेगा क्योंकि सेम इक्वेशन है। तो यहां से मिलेगा b इज लेस देन 6, ठीक है। तो बेसिकली b की वैल्यू भी किसके बीच में लाई करेगी, 4 और 6 के बीच में, ठीक है। तो मेरा a सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे a सेट हो जाएगा a, b belonging to r cross r such that a belongs to 4,6 and b also belongs to 4,6, ये मेरा a सेट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसका रिलेशन निकालना है b सेट से। तो पहले मैं ये देखती हूँ कि जो मुझे a और b की वैल्यूज मिली हैं, अगर वो वैल्यूज मैं इस b की इक्वेशन में रख के देखती हूँ, तो अगर ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब a सेट जो है वो b सेट के अंदर आएगा, यानी a b का सबसेट होगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यूज इससे बड़ी आती है तो उसका मतलब वो उसका सबसेट नहीं होगा। तो पहले मैं वैल्यूज रख के देखती हूँ। तो लेट्स से आप कोई भी वैल्यू ट्राई कर सकते हो, मैंने ले लिया a इक्वल्स टू 4 ले लिया, b इक्वल्स टू 6 ले लिया, ठीक है। यानी a की मैंने लोएस्ट वैल्यू ली और b की मैंने लार्जेस्ट ले ली। अब मैं अगर उसको इस इक्वेशन में लिखूंगी तो आई विल गेट 4 इंटू 4 - 6 - 2 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 6 - 5 1 1 का स्क्वायर 1, तो आई विल गेट 16 प्लस 1 17 विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 36। तो यानी ये वाला पेयर तो इसमें लाई करेगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा ले लेती हूँ, मैंने a को 6 ले लेती हूँ, b को 4 ले लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं a को 6 रखूंगी तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया 0, और b को रखा है 4 4 - 5 1 1 का स्क्वायर 1 विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 36, तो इसका मतलब ये वाला पेयर भी b सेट में आएगा। इस तरीके से आप इस पेयर में से और इसमें से कोई भी a और b की वैल्यू लोगे तो वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि a इज अ सबसेट ऑफ b, यानी ये जो a, b वाला पेयर है वो हर एक वैल्यू b सेट के अंदर लाई करेगी, ठीक है। b सेट बेसिकली क्या था कि ऐसे a और b के पेयर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो a के सारे a और b के पेयर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ये a जो है वो b का सबसेट है, ठीक है। और ये सिंगल करेक्ट है तो ज्यादा उसमें वो करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। a इंटरसेक्शन b इज एन एम्प्टी सेट, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया क्योंकि a की वैल्यूज b में आ रही है, ठीक है। b इज अ सबसेट ऑफ a, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि b एक बड़ा सेट है, और ये ऐसी d ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो a इज द करेक्ट आंसर। और सी ऑप्शन को हम डिस्कार्ड करने के लिए चाहे तो कोई पॉइंट भी निकाल सकते हैं, आप ए और बी का कोई ऐसा पॉइंट देख सकते हो जो इस रेंज में नहीं आएगा लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को 6 ले लूं और मैं बी को भी 6 ले लूं, या मैंने ए को 7 ले लिया, ठीक है, और बी को भी 7 ले लिया, ठीक है। तो ए को 7 लेने से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 - 6 1 1 का स्क्वायर 1 4 इंटू 1 4, और b को 7 लोगे 7 - 5 2 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 8, तो इसके नीचे आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये 7,7 पॉइंट है, ये बी सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। बट दिस पॉइंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, तो यहां से आप ये स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर सकते हो कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं, ठीक है। ये सारे आपके आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन है, जेईई के एग्जाम में। सो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है इस सेट के। अगेन जो मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट हमने पीछे यूज किया था सेम आएगा, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या है सेट के ऊपर कि मॉड्यूलस ऑफ दिस इक्वेशन
इज लेस देन 6। तो सेम हम पीछे वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि ये जो इस इक्वेशन की वैल्यू है ये -6 और +6 के बीच में लाया करती है। ठीक है, तो यहां से मैं दो इक्वेशन बना लूंगी, एक तो ये हो गई, सॉरी दो इनइक्वालिटीज बन जाएंगी। एक इनइक्वालिटी तो आपकी ये हो गई, ठीक है, सॉरी ये नहीं आएगा, ठीक है, एक इनइक्वालिटी ये होगी और दूसरी इनइक्वालिटी हो जाएगी n² -10n + 19 इज लेस देन 6। अब मैं इसको सॉल्व करना है हमें, तो हेयर आई विल गेट n² -10n और ये 6 उधर जाएगा तो 19 + 6 विल बी 25 इज ग्रेटर देन 0 और यहां से मुझे मिलेगा n² -10n 19 - 6 विल बी 13 लेस देन 0। ठीक है, ये दो इनइक्वालिटी हो गई। अब ये आप देखोगे ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट n-5 का होल स्क्वायर। ठीक है, n² + 25 - 10n दिस इज ग्रेटर देन 0 और ये एक मेरी क्वाड्रेटिक है। पहले मैं इसके बारे में बात करती हूँ। तो ये इक्वेशन हमेशा कह रहा है ग्रेटर देन 0 है। अब चूंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर तो ग्रेटर देन 0 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो सिर्फ n = 5 के लिए ये वाली इक्वेशन जो है ये इनइक्वालिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके लिए मेरा सेट क्या होगा, इसके लिए मेरा सेट बनेगा कि n बिलोंग्स टू z - 5, यानी ये 5 के अलावा बाकी हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है। यहाँ पे n मेरा z को बिलोंग कर रहा है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो 5 के अलावा यहाँ से n जो है वो सारी वैल्यूज ले सकता है। अब इसके लिए देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो आई गेस यहाँ फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो सिंपल हम फॉर्मूला लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक वाला। तो ये हो जाएगा -b यानी कि 10 ± b² यानी 100 -4ac, तो 4 × 13 विल बी 52/2। तो इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट, ये हो जाएगा 48 और 48 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो विल गेट 4√3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 5 ± 2√3। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू क्या बैठेगी, 2√3 का मतलब हो गया, √3 बेसिकली होता है आपका 1.72, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कराओगे 3.44, दैट मीन्स अगर मैं 5 - 3.44 करूंगी, दो वैल्यूज है ना, 5 - 2√3 और 5 + 2√3, तो बेसिकली ये जो n की वैल्यू है, अगर 5 - 2√3 करते हो तो 5 - 3.44 विल बी 3.56 और 5 प्लस दिस विल बी 8.44। ठीक है, आई गेस मैंने ठीक करा है। 10 - 4 is 6, 9 - 4 5 एंड 4 - 3 1, सॉरी ये 1 आएगा, 1.56। तो n की वैल्यू हमारी इन दोनों वैल्यूज के बीच में आएगी। अब n हमारा कहाँ को बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू इस रेंज में कौन कौन सी होती है, 1.56 से बड़ा इंटीजर होगा मेरा 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7 और 8.44 से छोटा यानी कि 8। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी से मेरे पास आया कि n जो है z सेट ऑफ इंटीजर्स में से सारी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 5, और दूसरा रिजल्ट कहता है कि n 2 3 4 5 6 7 8 में से कुछ भी ले सकता है। तो मेरे लिए ये दोनों होल्ड करने चाहिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन है तो ये एंड में चल रहा है, तो आपको इन दोनों का बेसिकली इंटरसेक्शन लेना है। तो एक्चुअली एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे मेरे सेट के, एलिमेंट्स आएंगे मेरे 2 3 4, आई कैन नॉट टेक 5 6 7 8, ये मेरे एलिमेंट्स हो गए। और वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6, सो 6 इज द आंसर हियर। सो इस सेट में 6 एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन है। मॉड्यूलस का आपको बारे में पता होना चाहिए, मॉड्यूलस को कैसे हम डील करते हैं वो पता होना चाहिए। बाकी सिंपल आपने दो इक्वेशन सॉल्व करके n की वैल्यूज निकालनी और उसे काउंट करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए। ठीक है, सिमिलर लाइन पे हमें एक और क्वेश्चन गिवन है, दिस इज ऑल्सो अ PYQ फ्रॉम IIT एग्जाम। सो यहाँ पे पहले तो एक x सेट गिवन है। x सेट क्या है, क्या कह रहा है कि n जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है और किसके बीच में इसकी वैल्यू आ रही है, 1 से लेके 50 के बीच में। तो ये x सेट जो है 1 से लेके 50 के बीच में इसमें वैल्यूज आ रही हैं।
अब एक इन्होंने ए सेट डिफाइन करा है जो कि क्या कहता है, दिस एन इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो यानी कि इस ए सेट में से वैल्यूज तो एक्स में से ही आ रही है, कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है जो कि 2 के मल्टीपल हैं, और बी में से कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है जो 7 के मल्टीपल हैं। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं इस तरीके के सेट में जहां पे दिया हुआ कि उसके एलिमेंट्स 2 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल हैं। तो इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट करते हैं पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है। तो मेरा ए सेट कह रहा है कि 1 से 50 तक में से जो भी 2 के मल्टीपल हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। सबसे आप देखो कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें कौन सा आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे सो ऑन करते करते फिर आपको लास्ट एलिमेंट देखना है। लास्ट एलिमेंट आएगा आपका 50, ये मेरा ए सेट बनेगा। अब मुझे इसके एलिमेंट्स काउंट करने की, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये सेट तो सिंपल है, यहाँ पे काउंट करना मुश्किल नहीं है, पर अगर कोई बड़ा सेट गिवन होगा जहां पे आप नहीं काउंट कर सकते, मान लो ये 50 की जगह भी ये 500 कर दे या 700 कर दे, तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे। तो मैं आपको उसको तरीका समझाती हूँ कि कैसे करना है। जब 2 के मल्टीपल की बात हो रही है तो मैं उसको 2k की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। k इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं 2k के इक्वल रखूं तो यहां से मुझे मिलेगा k इक्वल्स टू 1, और अगर मैं लास्ट एलिमेंट को 2k के इक्वल रखूं तो यहां से मुझे मिलेगा k इक्वल्स टू 25। तो इस सेट के लिए मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, जो लास्ट वाले एलिमेंट के लिए k की वैल्यू आई है आप वो लिखोगे, माइनस जो फर्स्ट एलिमेंट के लिए k की वैल्यू आई है आप वो लिखोगे, और उसमें 1 प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25। तो मेरे ए सेट में 25 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज 25। सिमिलरली मुझे बी के लिए कैलकुलेट करना है। बी में क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 7, तो पहला एलिमेंट क्या होगा मेरा 7, दूसरा होगा 14, ऐसी सो ऑन चलेंगे 28 तक, और लास्ट मेरा एलिमेंट क्या आएगा 49, ठीक है। सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, यहाँ 7 का मल्टीपल है तो पहले एलिमेंट को आप 7 कैसे कराओगे इक्वेट, तो here you will get k equals to 1, फिर आप लास्ट एलिमेंट को 7k के इक्वल कराओगे तो you will get k equals to 9. So what were the number of elements? 9 minus 1 plus 1, so you will get 9. So the number of elements in this set are 9. Now what I am going to find out, मुझे क्या निकालना है, I have to find out the smallest subset of x containing both a and b, यानी जिसमें a और b दोनों के एलिमेंट आ रहे हैं। So we have find out number of elements in set A and we have find out number of elements in set B. Now what the question is asking, the question is saying find the number of elements in the smallest subset of x containing both a and b. तो आपको ऐसे एलिमेंट्स काउंट करने हैं जो 2 के भी मल्टीपल हो और 7 के भी मल्टीपल हो। तो बेसिकली व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड आउट एन ए यूनियन बी। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि मुझे कॉमन वाले एलिमेंट अब मुझे हटाने होंगे, ठीक है। यानी कि जो ऐसे एलिमेंट्स जो 2 के भी मल्टीपल है और 7 के भी मल्टीपल है, क्योंकि यूनियन में हम कभी भी रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी देखूं तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो 2 के भी मल्टीपल है और 7 के भी मल्टीपल है, जैसे कि 14 सबसे छोटा एलिमेंट होगा 14 के बाद होगा मेरा 28, ठीक है। और 28 के बाद मुझे लास्ट एलिमेंट मेरा मिलेगा 42। तो इस सेट में सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन है, यानी 2 के भी मल्टीपल है और 7 के भी मल्टीपल है। तो यानी एन ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या हो गया 3। अगर इस सेट में भी ज्यादा एलिमेंट्स होते तो हम जैसे हमने सेम इस तरीके से इक्वेट करके निकाले, हम ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते थे, ठीक है।
तो इस केस में हम 14 के इक्वल रखते हैं, 7 इंटू 2 14, ठीक है। यहाँ पे सिंपल था 3 एलिमेंट है तो हमें दिख ही रहा है कि 3 एलिमेंट है। तो अब मुझे अपना ए यूनियन बी निकालना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एन ए मतलब 25 प्लस एन बी मतलब कि 9 माइनस एन इंटरसेक्शन बी यानी कि 3। तो 25 9 माइनस 3 6, तो 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 31। तो बेसिकली हाँ इसका आंसर क्या हो गया 31, यानी कि 31 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि 2 के भी मल्टीपल्स हैं और 7 के भी मल्टीपल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी ऐसे मल्टीपल वाला क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट A has m elements and set B has n elements, ठीक है, सिंपल है। अब क्या बोल रहा है वो, if total number of subsets of A is 112 more than the total number of subsets of B, then find the value of m into n, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात हो रही है। तो एक रिजल्ट है जो हमने थ्योरी में अपना डिस्कस भी करा था कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, ठीक है, यानी किसी भी सेट के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट से m है, जैसे यहाँ पे A सेट में m एलिमेंट दिए हैं, तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो हो जाएगा 2 टू द पावर m, ठीक है। तो अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो वहां पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर m होंगे। ऐसी अगर B सेट में n एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 टू द पावर n। अब मुझे क्या रिलेशन दे रखा है कि जो सबसेट A के जो सेट A के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो कैसे हैं, 112 मोर हैं किसके, B के सबसेट से, ठीक है। तो B के सबसेट से 112 ज्यादा है A के सबसेट। तो ये मुझे इक्वेशन गिवन है, रिलेशन गिवन है, मुझे m इंटू n की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 112। सो हेयर अगर मैं 2 टू द पावर n को कॉमन ले लूं तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 2 टू द पावर m माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। कुछ नहीं करा है, सिंपल हमने 2 टू द पावर n को कॉमन ले लिया, तो ये मेरा m माइनस n हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 1। अब थोड़ा सा मुझे 112 को देखना पड़ेगा उसके फैक्टर्स करके, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 56, तो ये मेरे आ रहे हैं 112 के फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 4 इंटू 7 और 2 टू द पावर 4, और इस 7 को मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 3 माइनस 1। 2 टू द पावर 3 मेरा 8 होता है, 8 माइनस 1 विल बी 7। तो ऐसा मैंने इसलिए करा है ताकि इसकी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उससे रिजेंबल करती हुई आ जाए। तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से कंपेयर करूंगी, सो ऑन कंपेयरिंग, यानी मैं इनकी पावर्स को अगर कंपेयर करूं तो 2 टू द पावर n की जगह लिखा है 2 टू द पावर 4, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, n इक्वल्स टू 4, ठीक है। और m माइनस n है मेरा 3, ठीक है। अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूंगी तो यहां से मुझे m मिल जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7। तो m मेरा आ गया 7, n आ गया है 4। तो व्हाट इज m इंटू n, दिस इज 7 इंटू 4, दैट मीन्स 28। तो आंसर इज 28, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो एक मुझे सेट दिया है 1 से लेके 100 तक का, सिंपल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर्स है 1 से 100। सो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन A इज इवन, ठीक है। सो ऐसे मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स चाहिए जहां पे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो इवन है। तो पहले हम थोड़ा सा ऑड इवन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर मैं 2 इवन नंबर की मल्टीप्लाई कराती हूँ, ठीक है, सो 2 इवन नंबर के मल्टीप्लीकेशन में आई विल ऑलवेज गेट इवन नंबर। 1 इवन एंड 1 ऑड, एक इवन और एक ऑड नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे यू विल ऑलवेज गेट इवन। जैसे कि अगर आपने 7 ले लिया और 2 ले लिया तो आपको 14 मिलेगा, विच इज अ इवन नंबर, ठीक है। और अगर आप 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करा रहे हो
तो यू विल ऑलवेज गेट ऑड। ठीक है, हमें इवन पूछा है, तो हमें इवन कब मिलता है? अगर आप दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे तो इवन मिलेगा, एक इवन और एक ऑड का कराओगे तो आपको इवन मिलेगा। लेकिन अगर आप दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको हमेशा ऑड मिलेगा। तो मुझे इवन नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूंगी, क्योंकि इवन के लिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं, तो अगर मैं ऑड नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल दूं, यानी ऐसे सबसेट्स जिनमें एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके मुझे ऑड मिल रहा है और 1 माइनस करा दूंगी तो मुझे इवन मिल जाएगा। ठीक है, और ऑड मुझे कब मिलेगा? जब दो ऑड नंबर की मल्टीप्लाई होगी। तो बेसिकली मैं एक ऐसा सेट अगर डिफाइन कर दूं, लेट से मैंने एक सेट बी डिफाइन कर दिया जिसमें 1 से लेके 100 तक के सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1 3 5 7 ऐसे करके चलेगा, और लास्ट मेरा ऑड नंबर क्या होगा? 99। ठीक है, तो अब इस अगर ऑड नंबर में मुझे यहाँ पे देखना है कि कितने मेरे ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो अगर ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स को मैं 2 के -1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 1, तो यहां से आप इक्वेट कराओगे तो यू विल गेट k इक्वल्स टू 1, और इसको मैं अगर लास्ट नंबर से इक्वेट कराऊंगी तो आई विल गेट 50। तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 -1 + 1 दैट मीन्स इक्वल्स टू 50। मतलब ये तो वैसे भी आप सेट से भी देख सकते हो, तो आप ऐसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो मेरे पास 50 एलिमेंट्स होंगे जो कि ऑड नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनसे जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो कितना होगा? आपको सबसेट्स चाहिए ना इनके, ठीक है, जो इनके प्रोडक्ट से बन रहे होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे कितने होंगे? 2 टू द पावर 50। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में n है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होता है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 100। तो टोटल 2 टू द पावर 100 है, क्योंकि 100 एलिमेंट्स है। ऑड नंबर वाले 50 हो गए, तो इवन प्रोडक्ट वाले जो सबसेट होंगे, यानी जो आपका रिक्वायर्ड है, वो हो जाएगा आपका टोटल में से आप इसको माइनस करा दो। तो दिस इज योर आंसर। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए वी कैन राइट लाइक दिस 2 टू द पावर 50 -1। ठीक है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 100 पर्सन, तो टोटल 100 लोग का ग्रुप है, 75 स्पीक्स इंग्लिश एंड 40 स्पीक्स हिंदी। Each person speaks at least one of the two languages. So if the number of people who speaks only Hindi is 25, then find the number of person who speaks only English. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम, इस टाइप के क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है 100 लोगों का, 100 पीपल का सेट है, उसमें हमने दो तरीके के सेट बनाए। एक सेट है जो खाली हिंदी बोलने वाले लोगों का, और एक है इंग्लिश बोलने वाले लोगों का। तो वो कह रहे हैं टोटल 100 पीपल हैं, और 100 में से जो लोग हैं उनमें से दोनों में से एक ना एक लैंग्वेज तो वो बोलना जानते हैं, मतलब हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज तो हर किसी को आती है। फिर वो कह रहा है 75 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं, 40 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल लेते हैं। तो जो 75 लोग इंग्लिश बोल लेते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश के संग संग हिंदी भी बोल लेते हैं। सिमिलरली अगर 40 लोग हिंदी बोलते हैं तो इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो 40 के संग संग, मतलब हिंदी के संग संग इंग्लिश भी बोल सकें। ठीक है, ये उनका कहने का मतलब है। अब वो वहां पे क्या कह रहा है कि 25 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, जिन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो ये जो 25 नंबर है वो यहाँ पे आएगा, यानी H-E, जैसे हम B-A करते थे, वो H-E है, यानी उनको इंग्लिश से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ हिंदी बोलनी आती है। तो वो 25 लोग हो गए। अब टोटल 40 ऐसे लोग हैं जो हिंदी जानते हैं, उसमें से 25 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हिंदी जानते हैं। तो 40 - 25 यानी कि 15 ऐसे लोग हैं जो हिंदी के संग संग इंग्लिश भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही 75 ऐसे लोग थे जो इंग्लिश बोल सकते हैं, उसमें से 15 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग हो गए 60। ठीक है, 75 से जो इंग्लिश बोल सकते थे उसमें से 15 ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो 60 ऐसे लोग हो गए जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड। ठीक है, वो क्या कह रहा था? फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश। तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग कौन से हो गए? ये 60 लोग हो गए। ठीक है, तो 60 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम से इवेलुएट कर सकते हो।
ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आज डिस्कस करने थे। नेक्स्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, जो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफी whereas 65% like tea। तो ये जब हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा सेम वैसा ही है। If X denote the percentage of them who like both tea and coffee, then X cannot be। ठीक है, तो आपको इसमें से डिस्कार्ड करना है, ऑप्शन में से क्या होगा। तो परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, तो 73% लोग ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, 65 ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। तो दोनों के लिए डिस्कस करना है, यानी कि अगर मैं वेन डायग्राम से बात करूं तो ये और ये 2 सेट है, एक सेट है टी के लिए, एक सेट है कॉफी के लिए। तो वो यूनियन की बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, यानी कॉफी और टी दोनों को पसंद करते, तो इस इंटरसेक्शन में इसमें से कौन सी परसेंटेज वैल्यू नहीं हो सकती है वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसा ही है। एक 140 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जहां पे जो इवन नंबर रोल नंबर है जिन स्टूडेंट्स का, उन्होंने मैथ्स ली है, और जिनका नंबर 3 से डिविजिबल है उन्होंने फिजिक्स कोर्स लिया है, और जिनका नंबर 5 से डिविजिबल है उनका केमिस्ट्री लिया है। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन डिस्कस किया था मल्टीपल वाला, वैसा ही है। Then find the number of students who didn't opted for any of the 3 course is। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आप इवन नंबर वाले स्टूडेंट्स निकाल लोगे, तो वहां से पता चल जाएगा कितने बच्चों ने मैथ्स लिया है। फिर आप 3 नंबर वाले निकालोगे, वहां से पता चल जाएगा किसने फिजिक्स लिया है, और फिर 5 नंबर वाला देखोगे तो पता चल जाएगा किसने केमिस्ट्री ली है। और वहां से आपको देखना होगा कि ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं करा है। ठीक है, तो वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा जिन्होंने तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू सो मच।